आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। इसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी डिस्कवरी, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए के कन्फर्मेशन, डीएनए ए, जेड और बी टाइप का होता है, इसके कन्फर्मेशन भी देखेंगे डिटेल में। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। The double helix structure of DNA was explained in 1953 by James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data obtained by Rosalind Franklin और Morris Wilkinson। तो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो सबसे पहले जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इसको एक्सप्लेन किया था। ये उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डेटा उन्हें मिला था, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंसन, इन दोनों ने मिलकर एक डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था, जिसके बेसिस पर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए को एक्सप्लेन किया और उसके डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया। In 1962, Watson, Crick and Wilkins received the Nobel Prize in Physiology और Medicine for this discovery। 1962 में इन्हें, इन तीनों को तो नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है वो did not get recognition at that time because she had passed away and the Nobel Prize is not given posthumously। तो जो नोबेल प्राइज़ होता है वो मरने के बाद नहीं दिया जाता है, तो इसलिए रोजालिंड फ्रैंकलिन की पहले नोबेल प्राइज़ मिलने से पहले डेथ हो गई थी, तो इसलिए सिर्फ इन तीन लोगों को 1962 में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। द वॉटसन-क्रिक मॉडल डिस्क्राइब बी डीएनए, द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए इन द लिविंग सेल। तो जो वॉटसन और क्रिक है, इन्होंने बी डीएनए को डिस्क्राइब किया था। बी डीएनए ही मोस्ट कॉमन डीएनए जो लिविंग सेल्स में मिलता है। DNA is flexible and can take other shapes such as ADNA, cDNA and zDNA। तो DNA के और भी कन्फर्मेशन है, तो ये सारे कन्फर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। The form of DNA depend on conditions like water content, base sequence, chemical modification and iron presence। तो जो ये DNA के फॉर्म्स हैं, ये डिफरेंट कंडीशन की वजह से आते हैं, जैसे वाटर कंटेंट हो गया, बेस सीक्वेंसेस, केमिकल मॉडिफिकेशन या आयन, उसमें कैसे आयन प्रेजेंट हैं, इनके बेसिस पर ये जब अलग अलग कंडीशन होती है तो डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। तो डीएनए है क्या? डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जो इससे पिछला वीडियो है उसमें हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया था, जो न्यूक्लिक एसिड है वही आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और वही चीज़ें हैं न्यूक्लिक एसिड ही डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए जो होता है उसमें एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। तो जो डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होती हैं वो होती हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि जो राइबोज शुगर इसमें यूज़ होती है, राइबोज शुगर यूज़ होती है आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सी भी ये पूरा डिटेल में इससे पहले वीडियो में बताया है। जो पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है, और इसमें सेकंड पे OH ग्रुप है, उसमें से एक O रिमूव हो जाता है राइबोज शुगर के कंपैरिजन में, सिर्फ H होता है। तो पेंटोज शुगर के बारे में डिटेल में है उस वीडियो में, आपके जितने नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बारे में डिटेल में है, सारे स्ट्रक्चर्स और किस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं पेंटोज शुगर के साथ। तो न्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें। जो नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोज शुगर है वो आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट आपस में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। तो इस तरीके से ये एक यूनिट है डीएनए की एक यूनिट है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर एडेनिन जुड़ा है तो इसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट क्यों है? क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट जुड़ा है। तो DAMP ये है DGMP। डी क्यों है? क्योंकि ये डीऑक्सी है। DCMP साइटोसिन जुड़ा है, DTMP थाइमिन जुड़ा है। तो ये इसकी सारी सब यूनिट्स हैं, यही आपस में मिलकर डीएनए को बनाती हैं। डीएनए एक पॉलीमर है। अब ये किस तरीके से आपस में जॉइंट होते हैं? जो एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों? क्योंकि जो फॉस्फेट है
वो एक तरफ तो 3 कार्बन से जुड़ता है और एक तरफ पेंटोज के 5 कार्बन से जुड़ता है। तो दो तरफ 2 बॉन्ड से जुड़ता है, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, तो ये फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। और ये होता है 3 प्राइम डैश 5 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब जो हम बात करते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम की, 3 प्राइम एंड, देखिए जब ये लास्ट एंड है, यहाँ के बाद जो डीएनए है वो ऊपर, इससे ऊपर किसी के साथ नहीं जुड़ता है, तो जो लास्ट कार्बन है वो है 5 एंड का, और जो यहाँ पर जो फ्री एंड है, देखिए जो 3 कार्बन से ही अगला फॉस्फेट जुड़ता है, तो यहाँ से इससे आगे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो ये लास्ट एंड है। तो जो कन्फर्मेशन है, जो स्ट्रैंड बनता है वो 5 to 3 एंड बनता है। और इसी के पैरेलल जब बनेगा तो ये बनेगा आपका इधर 3 to 5, बिल्कुल इसके उल्टा बनता है। डीएनए के डबल स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बीच में होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये 5 to 3 एंड बताया, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5, इस तरीके से, मतलब 5 to 3 ही चलेगा, लेकिन ये उसके उल्टा होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रैंड बनते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमेशा अंदर की तरफ होते हैं। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाती है, और एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिविजुअली तो वीक होते हैं, लेकिन इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनके ये बहुत एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है। जबकि जो फॉस्फेट, जो ये बैकबोन है, ये फॉस्फेट और शुगर मिलकर बनाते हैं। तो इस तरीके से फॉस्फेट और शुगर आपस में जॉइंट रहते हैं और ये बैकबोन बनाते हैं। तो ये है इसकी बैकबोन। डीएनए को जब आप देखते हैं, डीएनए बनाते हैं, तो ये बैकबोन है, ये आपकी फॉस्फेट और शुगर से बनी हुई है, और जबकि जो ये अंदर स्ट्रक्चर हैं ये आपके नाइट्रोजनस बेस है। इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वॉटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल क्या हैं? तो जो अभी तक हमने बताया ये सारी चीज़ें, ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ही है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे द डबल हेलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। दीज चेन्स आर कॉइल्ड क्लॉकवाइज अराउंड अ कॉमन एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड फैशन रिजेंबलिंग अ स्पाइरल स्टेयरकेस। तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है जो बताया है वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन ये क्या होता है, अपने एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है इसका बीच में, इसमें क्लॉकवाइज घुमा रहता है, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में रहता है। तो इस तरीके से आपको ये बनेगा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये आपको बिल्कुल एक लैडर की तरह और एक स्टेयर केस की तरह दिखाई देगा। जो एक कॉइलिंग होती है वो 3.4 नैनोमीटर की या 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इसमें एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप आता है। एक मेजर और एक माइनर ग्रुप बना के पूरा एक यहाँ से एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। समझिए कि इस पोर्शन से पूरा 360 से घुमा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक मेजर और माइनर ग्रुप आता है, उसको एक स्टैंड मानते हैं। ये है आपका 34 एंगस्ट्रॉम का या 3.4 नैनोमीटर का। इसके बीच में 10 बेस पेयर होते हैं, देखिए अभी आएगा। और जो ये मेजर और माइनर ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स, देखिए एक मेजर ग्रुप होगा और एक माइनर ग्रुप होगा। ये जनरली रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के समय एंजाइम्स को होल्ड करने के काम करते हैं। द 2 strands are anti-parallel, one runs in 5 to 3 direction when the other run in the 3 to 5 direction. Each strand has a sugar phosphate backbone covalent bond on the outside while the nitrogenous base project inward toward the central axis. इसमें अंदर नाइट्रोजनस बेस होंगे और बाहर जो ये बैकबोन है ये होगी शुगर और फॉस्फेट की। द फॉस्फेट ग्रुप इम्पार्ट एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए डीएनए में, पूरे डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। द नाइट्रोजनस बेसेस आर हाइड्रोफोबिक सो दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए वो अंदर की तरफ रहते हैं। द डायमीटर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो डायमीटर है इसका यहाँ से यहाँ तक ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। और एक टर्न
जो एक टर्न होता है जिसमें एक मेजर और माइनर ग्रूव होता है। देखिए एक टर्न हमेशा वही होगा जिसमें एक मेजर और माइनर ग्रूव होगा, वो एक टर्न होता है, उसको 360 रोटेट, वहाँ से जैसे आपने स्ट्रैंड को पकड़ा, देखिए एक ये लैडर है, इसको आपने पकड़ा और इसको जब 360 में रोटेट किया, 360 डिग्री में रोटेट किया, तो एक मेजर और माइनर ग्रूव बनेगा। वो पूरा एक रोटेशन माना जाता है। वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का। उसके बीच में 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच के डिस्टेंस कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम को आप 10 से डिवाइड कर लीजिए, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो उसके बीच का, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, मेकिंग ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ। तो 34 एंगस्ट्रॉम टोटल एक टर्न का लेंथ है। एक टर्न का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें एक मेजर और एक माइनर ग्रूव है। उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन, ठीक है, ए जो होगी वो टी के साथ बॉन्ड बनाएगी और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी, जबकि ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पायरामिडीन, आर रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड बाय चारगॉफ रूल। तो एक चारगॉफ रूल है, चारगॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था कि जितने प्यूरिन का नंबर होगा टोटल किसी भी स्ट्रैंड में, जितना प्यूरिन का नंबर होगा उतना ही पायरामिडीन का भी नंबर होगा। तो दोनों का नंबर हमेशा बराबर होता है, ये 1:1 में रहता है, चाहे कोई किसी भी सीक्वेंस में जुड़ा हो, लेकिन फाइनल जो स्ट्रैंड है उसमें, जो डीएनए का एक फाइनल स्ट्रैंड है उसमें प्यूरिन और पायरामिडीन हमेशा बराबर होंगे। द बेसेस आर नियरली परपेंडिकुलर टू द हेलिकल एक्सिस एंड स्टैक वन अबव द अदर। जो बेसेस होते हैं वो इस तरीके से एक के ऊपर एक जुड़ते रहते हैं, इस तरीके से स्टैक होते हैं परपेंडिकुलर। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड आर द मेन फोर्सेज होल्डिंग द 2 स्ट्रैंड टुगेदर। तो सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं जो इस स्ट्रैंड को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को होल्ड करे रखता है, उसे बनाता है। अब है हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का मैंने बताया कि और भी फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें है ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जेड फॉर्म। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए ही वॉटसन क्रिक मॉडल है। देखिए ये क्या होता है, राइट हैंडेड होता है, 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है, राइस टर्न पर हेलिक्स 36 एंगस्ट्रॉम है, सॉरी ये है 34 एंगस्ट्रॉम, ये 34 एंगस्ट्रॉम है। और बेस पेयर पर हेलिकल टर्न 10 बेस पेयर है, हेलिकल राइजेस पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम है। जो बेस टिल्ट टू द हेलिक्स एक्सिस, तो जो ये हेलिक्स है, जो ये हमने हेलिक्स बनाया है, इसका जो टिल्ट है, ये एक्सिस है, तो इसमें जो टिल्ट होता है वो 6 डिग्री होता है। तो ये सीधा नहीं है, बल्कि हाँ हल्का सा टिल्टेड है 6 डिग्री में। जो ग्लाइकोसॉल बॉन्ड कन्फर्मेशन है ये है एंटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये ग्लाइकोसॉल, वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही ग्लाइकोसॉल बॉन्ड कहते हैं, इसका कन्फर्मेशन एंटी का क्या मतलब है? जब आपका पेंटोज शुगर किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, अगर वो उसी डायरेक्शन में, देखिए इसी डायरेक्शन में आपका पेंटोज शुगर है और इसी डायरेक्शन में ठीक इसके ऊपर आपका नाइट्रोजनस बेस है, तो जब वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसे कहते हैं सिन। ठीक है, और ये देखिए इसमें ये आपका पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये इसके अपोजिट, ये इस डायरेक्शन में है और पेंटोज शुगर इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसे कहते हैं एंटी। तो जो आपका बी फॉर्म डीएनए है उसमें ये एंटी होता है। यस, शुगर पकर फॉर्मेशन, देखो एक शुगर पकरिंग फॉर्मेशन है, ये इसमें होती है C2 एंडो पकरिंग। तो इसका क्या मतलब है, जो आपका राइबोस शुगर है, ठीक है, जो भी शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में या राइबोस शुगर आरएनए में, तो वो जैसे हम सिंपल बनाते हैं, जैसे हमने सिंपल इस तरीके के राइबोस शुगर बनाई है, तो ये इस तरीके से नहीं बनती है, बल्कि इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। तो 3D स्ट्रक्चर में अगर ये यहाँ पर जो कार्बन है, वो थर्ड कार्बन जो है वो बेस के
साथ, मतलब उभरा हुआ बेस की तरफ को है, तो इसे कहते हैं हम C3 एंडो, जिसमें थर्ड कार्बन क्या है, बेस के बराबर है, बिल्कुल बेस के साथ ऊपर को, मतलब एक प्लेन में दोनों बेस और इसका थर्ड कार्बन ये एक प्लेन में होगा, वो होता है C3 एंडोपक्रिंग। जबकि यहाँ देखिए C2 एंडोपक्रिंग में जो सेकंड नंबर का कार्बन है वो जाके बेस के साथ क्या है आपका उस प्लेन में है, मतलब एक प्लेन में सेकंड कार्बन है और उसी प्लेन में आपका नाइट्रोजनस बेस है, तो इसको कहते हैं C2 एंडोपक्रिंग। तो जैसा राइबोस शुगर आप सिंपल बनाते हैं प्लेन में कागज़ में, तो उस तरीके से नहीं होती, बल्कि इसकी 3D स्ट्रक्चर है। तो C3 एंडोपक्रिंग आपकी A टाइप DNA में और RNA में प्रेजेंट रहती है, जबकि C2 एंडोपक्रिंग आपकी B टाइप और DNA में प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर जो B DNA है उसमें C2 एंडोपक्रिंग होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम A फॉर्म ऑफ DNA की। तो A फॉर्म ऑफ DNA भी क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है A फॉर्म ऑफ DNA का। A DNA फॉर्म्स व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज टू अराउंड 75% और लोअर। तो A DNA कब बनता है, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है लगभग 75% तक या उससे भी नीचे, तो B DNA जो होता है वो A DNA में चेंज हो जाता है। इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन, नॉट विद इन लिविंग सेल। तो ये लिविंग सेल में कभी नहीं दिखाई देता है, ये सिर्फ आपका लैब में ही दिखाई देगा। ये भी राइट हैंडेड होता है, ये भी आपका राइट हैंडेड है। इसमें जो डायमीटर है वो है 26 एंगस्ट्राम डायमीटर। ये आपका जो है ये डायमीटर होगा आपका 26 एंगस्ट्राम, यहाँ पर था 20 एंगस्ट्राम। तो बी के साथ ही इसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि बी फॉर्म ही लिविंग सेल्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। राइज पर टन ऑफ हेलिक्स, मैंने बताया जैसे एक राइज जिसमें एक माइनर और एक मेजर ग्रुप होता है वो होता है 28 एंगस्ट्राम, यहाँ पर था 34 एंगस्ट्राम। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न है 11 बेस पेयर, यहाँ पर कितना है, ये 11 बेस पेयर है और यहाँ 10 बेस पेयर था। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, एक बेस पेयर का हेलिक्स कितना होगा 2.6 एंगस्ट्राम, मतलब दो के बीच की, दो नाइट्रोजनस बेस की बीच की पर बेस पेयर की जो डिस्टेंस होगी वो 2.6 एंगस्ट्राम है। ये जो होता है अपनी एक्सिस से 20 डिग्री टिल्ट रहता है, मतलब ये काफ़ी, यहाँ पर आप देखिए जो बी फॉर्म है वो तो 6 डिग्री है, जबकि जो ए फॉर्म है वो अपनी एक्सिस से 20 डिग्री टिल्ट रहता है, तो ये काफ़ी टिल्टेड है। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसमें एंटी कन्फर्मेशन होती है। एंटी का मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्या होगा कि दोनों नाइट्रोजनस बेस और जो आपका पेंटोज शुगर है वो उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो ये एंटी कन्फर्मेशन है। तो इसमें भी एंटी कन्फर्मेशन ही बनता है ग्लाइकोसिडिक ये ए फॉर्म में, जैसे बी फॉर्म में एंटी है वैसे ही ए फॉर्म में भी एंटी कन्फर्मेशन है। शुगर पकरिंग जो है यहाँ पर C3 एंडो है। शुगर पकरिंग मतलब जो आपका पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन है और वो जो बेस है वो एक प्लेन में है, तो इसमें जो पकरिंग है वो C3 एंडो पकरिंग है। जबकि आपकी बी DNA में ये C2 एंडो पकरिंग थी। मेजर ग्रूव जो होता है वो नैरो एंड डीपर होता है, जबकि माइनर ग्रूव इसमें वाइड एंड शैलो है। जो ठीक है कन्फिग्रेशन एंटी है, द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रमोट्स ए DNA फॉर्मेशन। अगर एथेनॉल आपकी उसमें प्रेजेंट है या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो ए DNA कन्फर्मेशन होगी। डबल स्टैंडर्ड RNA dsRNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA एंड RNA DNA हाइब्रिडाइज नेचुरली अडॉप्ट आर DNA लाइक स्ट्रक्चर। तो जो RNA होता है, RNA और DNA मिलकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि RNA जो होता है जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है तो वो DNA को ही हमेशा ए DNA के साथ ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। क्योंकि जब आप पकरिंग में देखेंगे तो ए DNA और RNA इन दोनों में C3 पकरिंग है, तो दोनों में पकरिंग या प्लेन एक साथ एक जैसे होने की वजह से जो जब DNA और RNA में हाइब्रिडाइजेशन होती है, DNA और RNA आपस में बाइंड होते हैं, तो उस समय RNA A टाइप DNA के साथ बाइंड होता है इस C3 कन्फर्मेशन की वजह से जो पकरिंग है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे ZDNA की। ZDNA देखिए इस तरीके से होता है, इसकी जो बैकबोन है वो पूरी जिगजैग टाइप की होती है, इसलिए इस जिगजैग
पैटर्न की वजह से ही इसको ZDNA कहा गया है। द नेम ZDNA कम्स फ्रॉम द जिगजैग पैटर्न ऑफ इट्स फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन। तो इसकी फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन जो है वो हमेशा वो क्या है, जिगजैग पैटर्न की है। ZDNA जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। दिस फॉर्म ऑफ DNA वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर रिच इन 1979। इट अकर्स इन ओनली अ स्मॉल पोर्शन विद इन सेलुलर DNA। तो ये सेलुलर DNA में बहुत स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा जगह ये प्रेजेंट नहीं है। ZDNA हैज़ 12 बेस पेयर। ये ZDNA जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। डायमीटर जो है इसका 18 एंगस्ट्रॉम है। ये जो डायमीटर है इसमें ये कितना है, इसका 18 एंगस्ट्रॉम है। राइज पर टर्न हेलिक्स ये है 44 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न है 12 बेस पेयर। यहाँ 10 था, यहाँ ए में 11 है और यहाँ 12 है। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर है 3.7 एंगस्ट्रॉम, मतलब दोनों के बीच में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस है नाइट्रोजनस बेस की वो आपके 3.7 एंगस्ट्रॉम है। और ये अपने बेस से 7 डिग्री टिल्ट रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा टिल्ट है वो ए फॉर्म है, उसके बाद जेड और बी फॉर्म 6 डिग्री। कन्फर्मेशन जो है इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का वो पायरेमिडीन के लिए तो एंटी है और प्यूरीन के लिए सिन है। पायरेमिडीन के लिए ये एंटी है लेकिन प्यूरीन के लिए ये सिन है। प्यूरीन में ये सिन होगा और पायरेमिडीन में एंटी होगा। पायरेमिडीन में आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आते हैं, जबकि प्यूरीन में आपका एडेनिन और ग्वानिन है। तो एडेनिन और ग्वानिन के साथ जब भी पेंटोज शुगर बनाएगा तो ये सिन फॉर्म में बनाएगा और इसके साथ साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल के साथ ये एंटी फॉर्मेशन करेगा। इसी की वजह से जो ये सिन और एंटी फॉर्मेशन करता है, इसी की वजह से इसका जो बैकबोन है, क्योंकि जो कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनते हैं, इस वजह से जो इसका बैकबोन है वो जिगजैग हो जाता है। इसी तरीके से इसकी शुगर पकरिंग जो है वो पायरेमिडीन के साथ तो C2 एंडो है और प्यूरीन के साथ C3 एंडो है। तो ये याद रखेगा कि पायरेमिडीन के साथ ये एंटी बॉन्ड बनाता है और पायरेमिडीन के साथ ये C2 एंडो करता है, C2 एंडो जो बी फॉर्म में है, जबकि प्यूरीन के साथ ये सिंक कन्फर्मेशन देता है, बॉन्ड कन्फर्मेशन, और यहाँ प्यूरीन के साथ ये C3 एंडो बनाता है। तो इसमें C2 एंडो, C3 एंडो, सिन कन्फर्मेशन और एंटी कन्फर्मेशन होने की वजह से जो इसका बैकबोन है जिगजैग पैटर्न में चला जाता है। इट्स डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम, ये सब हो गया है। रोटेशन ZDNA is generally less stable and forms only when purines and pyrimidine alternate in the nucleotide chain। जब न्यूक्लियोटाइड चेन में ये प्यूरीन पिरामिडिन इसी तरीके से, जैसे प्यूरीन पिरामिडिन इसी तरीके से अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी तब जनरली हमको ZDNA दिखेगा। इट्स स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज अंडर हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। अब जो BDNA है वही वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये एवरी सेल में प्रेजेंट होता है। वेरी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92% एंड लो आयन कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है। राइट हैंडेड होता है। बैकबोन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बनी है। प्यूरिन पायरेमिडिन बेस पेयर हैं। बेस पेयर्स आर मोस्टली परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेलिक्स बट ईच इज टिल्टेड अबाउट 6 डिग्री। 6 डिग्री में टिल्टेड होते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम है इसकी एक टर्न का, कंप्लीट टर्न की जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पर एक टर्न में, जिसकी वजह से मतलब दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम है। द डायमीटर ऑफ द इंटायर DNA मॉलिक्यूल्स 20 एंगस्ट्रॉम। बी फॉर्म DNA इज मेटाबॉलिकली स्टेबल। तो जब से सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली स्टेबल जो DNA है वो है आपका बी फॉर्म, इसलिए वॉटसन एंड क्रिक ने भी BDNA ही देखा और उसी के बारे में पूरी डिटेल में बताया। ये DNA का स्ट्रक्चर और उसका कन्फर्मेशन कंप्लीट हो गया है।